Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Today, we have got a very complicated letter. It's not complicated, actually. It is something that you can learn a lot about OET from. You can learn lot of things from this letter about OET. बहुत सारी चीजें आप OET की जान सकते हो और आपको पता लगेगा कि इतना बड़ा लेटर आ जाए पेपर में तो आपको उसको कैसे आसान बनाना है. This practice paper has been created for medicine and it has been created by PAS OET. So we are thankful to that institute for creating a question paper. And medicine is basically for doctors. Still मैं चाहता हूँ कि मेरी nurses भी या मेरे nursing students भी ये समझें कि अगर इतना मुश्किल पेपर भी आ जाए तो आप कैसे संभालोगे. वैसे आपको इतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी just to make sure that you all can learn and our YouTube followers who are nurses, if you can learn from this particular letter, this is very wonderful. So again, सबसे पहले लेटर में यही देखना होता है आप लेटर किसको लिख रहे हो. रेफरल लेटर टू डॉक्टर, डॉक्टर को लिख रहे हो. वो कौन है? इमरजेंसी रजिस्ट्रार एट मोरबरा हॉस्पिटल. इमरजेंसी का मतलब पेशेंट को कोई सीरियस इशू हुआ है, कुछ सीरियस हुआ है, इस कारण से उसके पास भेज रहे हैं. और यहाँ पे हमने प्लान क्या लिखा है? प्लान में हमने पैरामेडिक ट्रांसफर कर दिया है टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो यही तो पॉइंट वो कह रहा है. यही पॉइंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट को रेफरल पॉइंट तो यहाँ कवर हो रहा है कि हम इनको भेज रहे हैं इमरजेंसी रजिस्ट्रार के पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में. ऑक्सीजन हमने दे दी है, जीटीएन पैच हमने अप्लाइड कर दिया है, मोर्फिन हमने दे दिया है, ब्रोमाइड हमने नेबुलाइजर दे दिया टैकीकार्डिया के इन व्यू ऑफ टैकीकार्डिया, फेरेजोनमाइड. तो इस सबको मैं कर सकता हूँ, इन सबको मैं कर सकता हूँ कि वो कौन सी ट्रीटमेंट होती है जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं. इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी कह सकता हूँ या फर्स्ट एड तो नहीं कह सकता. इमरजेंसी ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन and the patient is being referred under your expertise. मतलब मेन बात तो ये लिखोगे ना लास्ट लाइन को. अगेन ये आपके मन में चलना चाहिए कि आप क्या लिखोगे. and the patient emergency treatment has been given and the patient is being transferred या referred under your expertise. आपके एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं इमरजेंसी रजिस्ट्रार को कि आप एक्सपर्ट हो और इस पेशेंट के साथ सच में कुछ ऐसा हुआ है. अगेन मेरे को पर्पस चाहिए. तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन देयर इज अ डिस्चार्ज प्लान तो हमें पर्पस पता लग जाता है. लेकिन यही तो बात है. अब देखना है लेटर कितना बड़ा है. लेकिन हाँ, ये तो हम देख ही चुके हैं लेटर बहुत बड़ा है कि देखो ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, ये सारा भी डाटा है. देखो कितना बड़ा लेटर है, फिर ये भी डाटा है. तो ऑब्वियसली मैं अगर इसकी पूरी ट्रीटमेंट लिखूंगा तो मेरा तो मतलब 200 में से कम 40-50 वर्ड्स इसमें निकल जाएंगे. तभी मैंने इसको नाम दिया emergency treatment has been given या life saving treatment has been given या emergency treatment has been given. फिर बाकी तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है. एंड द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड. तो इससे मैंने अगेन ओईटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मुश्किल लेटर से मैं आपको नर्सिस को ये बताना चाहता हूँ. वैसे डॉक्टर्स के लिए लेटर है जैसे मैंने पहले कहा, फिर भी मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ अगर इतना मुश्किल लेटर भी आए तो भी ओईटी मुश्किल नहीं होता. पेपर क्वेश्चन पेपर मुश्किल हो सकता है पर यू हैव टू मेक द सिंपलेस्ट आंसर पेपर. अगर आपको ओईटी क्लियर करना है तो आपको सिंपल से सिंपल बनाना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया जब भी डेट्स दी होती हैं तो यानी 90% ये विजिट लेटर है. यानी पेशेंट पहली बार, पहले कौन है? जॉन एलविल एक पेशेंट है, 48 ईयर ओल्ड है. ये आपकी क्लिनिक पे आया कि वैसे भी आता रहता है चेस्ट पेन के साथ. तो 5 तारीख को आया कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है और कार्डियक हिस्ट्री नहीं थी. तो हमने सोचा आपको कार्डियक तो हिस्ट्री नहीं है तो चांसेस तो कम है सर, चेस्ट पेन वैसे ही लग रहा होगा एक्सर्शन पे और आप स्मोकिंग भी करते हो तो सिग्निफिकेंट स्ट्रेस है, बिजनेस के कारण भी हो सकता है, आपकी एक्सर्शन के कारण हो रहा है ये आपको. तो मेडिकेशन सेरेटाइड 2 पफ्स लेते हैं. तो ऑब्जेक्टिव जब हमने एग्जामिनेशन किया तो ईसीजी में भी कुछ नहीं आया, ट्रोपोनिन में भी कुछ नहीं आया, तो चेस्ट पेन भी नील आया. तो यानी ये सब तो हमें लिखना ही नहीं. जब इतना बड़ा लेटर है तो ये सब नहीं लिखना चाहिए, ये भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है. तो उसके बाद जब हमने असेसमेंट की तो हमें पता लगा अर्ली स्टेजेस ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज है. तो जब हमने वो किया तब हमें पता लगा कि इस्चेमिक, ये मेन लाइन मेरे को समझ आई है. तो अगेन जब पेपर बहुत मुश्किल आए और डाटा बहुत सारा है, जो लाइन आपको अच्छे से समझ आ रही है सिर्फ वही लिखो. सो आपको अगर फर्स्ट पैराग्राफ के बाद सेकंड पैराग्राफ लिखना है तो ये बिल्कुल सिंपल बन जाता है. ऑन 5 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ऑन 5 में the patient complained of mild chest pain बस and had mild asthma. तो मतलब मेन टॉपिक चल रहा है चेस्ट पेन का और माइल्ड एजमा, ठीक है.
मेडिकेशंस, सो आप लिख सकते हो ही टेक्स सेरेटाइड 2 पफर्स, नहीं तो इसको भी एनक्लोज कर देना, अगेन बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 पफ्स PRN, या ये लिखने की जरूरत नहीं, 2 पफ्स एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी उसको चाहिए होते हैं वो 2 पफ्स ले लेता है। तो ये भी बात बन गई हमारी। फिर सीधा ऑब्जेक्टिव में कुछ मत लिखो, थोड़ा मुश्किल भी है। सो एट दैट टाइम, जब आपको सो नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास सिम्टम्स हैं, साइंस नहीं है, तो आप सिंपल लिखो उस टाइम पे, एट दैट टाइम्स ही वाज असेस्ड विद, असेसमेंट वर्ड दिया है, असेस्ड विद अर्ली स्टेजेस ऑफ IHD। जो आपको समझ, आज जब लेटर बड़ा है सिर्फ वही लिखो जो समझ आ रहा है, सिर्फ वही। DD stress related chest pain, alcohol dependence but not interested in changing, assessed with early stages of ischemic heart disease and stress related chest pain, बस इतना सा लिखो। देखो कैसे आराम से चल रहा है। फिर उसके बाद so he was referred, so check serum lipids this and this। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा, अगर लिखना भी है तो so he was referred for exercise test, पर लिखने की जरूरत नहीं, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस ये लिख सकते हो so he was referred for exercise stress test and was advised to get his serum checked। यहाँ पे किसी ने भी ऐसे नहीं लिखना to check his serum, फिर तो वो अपने आप चेक करेगा, लेकिन to get his serum lipids checked, सिंपल। ये पैराग्राफ भी खत्म हो गया। तो बेसिकली आपका लेटर देखो कितनी आसानी से अपनी जगह पे चलता जा रहा है और इजी होता जा रहा है। तो आपका ओवरऑल फर्स्ट पैराग्राफ के लिए जो आप सोच रहे हो इमरजेंसी ट्रीटमेंट एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन अभी तक हमें मेन वजह नहीं पता लगी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ तो हमारा पूरा नहीं होता जब तक हमें मेन वजह नहीं पता लगती। तो अभी तक ये हमारा लेटर बना है, तो फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस अभी तक मिला नहीं है, और फिफ्थ को ये सब हुआ है, तो इसमें को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आगे चलते हैं, लेटर को और समझते हैं क्या है। तो अगेन पेपर में बस पढ़ना है एक बार। फिर 12th को स्टिल ओनली ओकेजनल चेस्ट पेन, तो वैसे आपको पहले माइल्ड चेस्ट पेन था, तो जब एक हफ्ते के बाद आया तो भी उसको चेस्ट पेन था, रनी नोज थी, फ्रेंजाइटिस थी, तो एज्मा के सिम्टम्स बढ़ चुके थे, यानी कोई इन्फेक्शन भी था और वो भी था। और जो स्ट्रेस टेस्ट अटेंड किया उसमें माइल्ड चेस्ट पेन आया हाई एक्सरसाइज लोड पे, यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वो लोड बढ़ाता है अपनी एक्सरसाइज का तो उसको चेस्ट पेन होता है। सम वेरी स्लाइट इस्चेमिक चेंजेस ऑन ऑब्जेक्टिव, यानी ऑन एग्जामिनेशन देयर वर, यहाँ पे आपको लाइन बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें से आपको कुछ लिखना है तो लिख दो, अगर आप ये सारा मिस भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो ऑन 12th में, ऑन 12th में, बिल्कुल सिंपल, ऑन 12th में ही वाज फाउंड विद। और ये कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी डाटा लेना चाहते हो, विद स्लाइट इस्चेमिक हार्ड चेंज, इस्चेमिक चेंजेस एंड माइल्ड बायलेटरल वीज। तो ये टॉपिक क्या चल रहा है कि पेशेंट को 2 बीमारियां चल रही हैं, एक तो हार्ट प्रॉब्लम और एक वीजिंग चल रहा है, यानी चेस्ट में भी प्रॉब्लम चल रहा है और वो भी चल रहा है। ऑल्सो हिज कोलेस्ट्रोल वाज माइल्डली एलिवेटेड। तो ये लेटर चल रहा है हमारा। जो भी सबसे आसान लगता है सिर्फ वो उठाओ। अब OET सबसे आसान टेस्ट इसीलिए है जब आप डाटा आसान उठाओगे, अगर आप मुश्किल उठाओगे तो ये और भी मुश्किल पहाड़ लगेगा, तो प्लीज इसे पहाड़ मत बनाओ। तो इसी बेसिस पे ही वाज असेस्ड विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज। अब ये चीज मेन सीखनी है, एक तरफ तो है हार्ट और एंजाइना, और एक तरफ है अपर रेस्पिरेटरी, यानी असेस किया गया है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इस चीज को लिखो और या फिर एंजाइना, कि दोनों में से पक्का नहीं पता कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद ये है सेकंड पेज। सेकंड पेज पे क्या कहता है, तो जब वो दूसरी बार आया हफ्ते के बाद तो हमने कहा कि आप लिपिटोल लो, नाइट्रेट्स लो, एस्पिरिन लो और आर्जिनिन लो, और उसको एजुकेट किया आर्जिनिन यूज के बारे में। तो बेसिकली मेन चीज दो दी है कि ही वाज कमेंस्ड ऑन लिप्टर, नाइट्रेट्स, एस्पिरिन एंड आर्जिनिन, बस ये लिखना है। तो यानी ये वाला पैराग्राफ लगभग ऐसे बनेगा। तो मैं अभी तक आपको पूरा लेटर जो हमने बनाया है
आपको मुश्किल लग रहा होगा, पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे आंसर शीट को तो आपको पता लगेगा कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो एग्जामिनर को मुश्किल बनाए अभी तक। हाँ, हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि हमने पूरा नहीं सोचा अभी तक, लेकिन देखो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन एंड द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, तो अभी तक हमें पर्पस नहीं मिला है। ऑन 5th में पेशेंट ने कंप्लेन किया था, सिंपल कंप्लेंट ऑफ दिस एंड दिस एंड हैड, पास्ट में लिखना है हैड, ये ध्यान रखना है। ही टेक्स की जगह वॉज टेकिंग, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, वो ले रहा था, ही वॉज टेकिंग सेरेटाइड 2 puffs व्हेन रिक्वायर्ड। एट दैट टाइम, उस टाइम पे ही वॉज असेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, उस टाइम पे ही वॉज असेस्ड विद दिस, सो ही वॉज रेफर्ड फॉर एक्सरसाइज टेस्ट एंड वॉज एडवाइज्ड टू गेट हिज सीरम प्रोफाइल चेक। तो ये चल रहा था। फिर उसके बाद जब वो हफ्ते बाद आया, ये मत लिखो ही वॉज आस्क्ड टू कम आफ्टर वीक, बस आफ्टर 1 week। ही वॉज हैविंग सेम प्रॉब्लम्स, वही इस्चेमिक जो भी दे रखा था। सो ही वॉज, जो मेन लाइन थी वो थी ही वॉज असेस्ड विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज एंड एंजाइना। आपको सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो भी आपका मन करता है इंपॉर्टेंट इस्चेमिक चेंजेस, ही वॉज हैविंग इस्चेमिक चेंजेस विद हाई एक्सरसाइज लोड, ऐसे जो भी वो वहां पे वर्ड दिया था वो वर्ड उठाना है बिना चेंजेस के। सो ही वॉज assessed with ischemic heart disease और angina and जो था अब upper viral respiratory tract infection, upper viral respiratory tract infection जो भी वहां पे दिया था, इसलिए hence he was commenced on, उसको शुरू कर दी हमने। क्या क्या दिया था, लिप्टोर, जो भी वहां पे 4 चीजें दी थी, A, B, C एंड D, चारों चीजें यहाँ पे पूरी आ जाएंगी कि ये सब मेडिकेशन। तो आपका लेटर इतना सिंपल चल रहा है, प्लीज सभी वही लिखना है जो आपको आसान लग रहा है। डाटा मिस होगा, जब इतना बड़ा डाटा है आप लिख नहीं सकते, तो प्लीज अपने आप को डराओ मत, स्ट्रेस मत लो, कुछ नहीं होगा, बस आपका फ्लो जाना चाहिए। ही वॉज फाउंड स्लाइड इस्चेमिक चेंजेस, ये कहाँ पे थी, ऑल्सो हिज कोलेस्ट्रॉल वॉज माइल्डली एलिवेटेड, ये लाइन कहाँ पे आनी चाहिए थी, एक मिनट देखते हैं दोबारा, ये यहाँ पे आनी चाहिए। ही वॉज हैविंग, तो ये वाली लाइन की जगह मेरे ख्याल से जो लाइन बनाई थी वो यहाँ आएगी, यस, कोलेस्ट्रॉल वाज माइल्डली एलिवेटेड एंड दिस। तो ये कहानी चल रही है अभी तक आफ्टर 1 week। अब आफ्टर 1 week के बाद वाले डाटा पे चलते हैं। अगेन बिल्कुल आराम से, मैं आप सबको यही समझा रहा हूँ कि कितने आराम से हो रहा है। आप ये देखो, टेंसेस का ध्यान रखना है। आज की डेट है 1 जून, तो 26 मई को क्या हुआ, यानी कि पिछली डेट थी 12th, तो यानी अभी आया है 2 हफ्ते के बाद, 12th के बाद 26 को, यानी 2 weeks के बाद जब आया ऑन 26 मई, चेस्ट पेन फॉर द लास्ट वीक, यानी पूरा उसको चेस्ट पेन रहा, एंड फ्रीक्वेंट माइल्ड वीज, तो वीजिंग भी बढ़ रही है और चेस्ट पेन भी ज्यादा चल रहा है, और वो पफल लेना भूल जाता है। जब हमने एग्जामिनेशन की, माइल्ड बायलेटरल वीज वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वॉज लगाना है, वॉज स्टिल प्रेजेंट। और यहाँ पे अगर ऊपर वाली लाइन को बनाऊं तो ऑन 26, मतलब कोई लाइन मुश्किल नहीं होती ऑन 26, मुश्किल लाइन वैसे भी ओईटी में बनानी नहीं। 2011, sorry, he had chest pain from 1 week and also complained of, जो दिया वो आराम से, frequent mild wheeze, देखो बस had word लगता है या complained of, ऐसे लाइंस चलती रहती हैं। सो इतना सिंपल लिखना है आपको। तो ये चल रहा है अब तक जो हमने लिखा, उसके बाद 26 का डाटा देखिए ऐसे चल रहा है लेटर 26, तो जहाँ पे हम बिल्कुल आराम से जो जो इंपॉर्टेंट या इजी लग रहा है बस वो उठाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर और ये सो ही वाज असेस्ड विद, अगेन असेसमेंट वर्ड ही दिया, सो ही वाज असेस्ड विद एस्मा सेकेंडरी टू डिक्रीज कंप्लाइंट विद मेडिकेशन, क्योंकि सेरेटाइड पफर लेना भूल जाता है तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तभी लिख पाओगे।
सेकेंडरी टू डिक्रीज, सेकेंडरी टू लो कंप्लायंस विद मेडिकेशन। कंप्लायंस का मतलब होता है कि मेडिकेशन लेने की आदत। तो माइल्ड एजमा सेकेंडरी टू लेस कंप्लायंस विद मेडिकेशन, तो मेडिकेशन के साथ कंप्लायंस कम है, लेस, सेकेंडरी टू लेस कंप्लायंस विद मेडिकेशन। एंड अल्कोहल डिपेंडेंस वाज, नाउ नहीं लिखना क्योंकि ये पिछली तारीख है, क्योंकि आज एक है तो हम 5 days पहले की बात कर रहे हैं। एंड अल्कोहल डिपेंडेंस वाज अफेक्टिंग हिज मेडिकेशन कंप्लायंस। So the plan was emphasized to put a reminder for asthma medications, and he was encouraged to use PRN salbutamol until asthma improved. तो ये सब दिया है। और ETH इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। मेन चीज है आज, आज से इंपॉर्टेंट, टुडे से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। वैसे तो अगर मैं आपको ये लेटर पढ़ाता नहीं तो सबसे पहले मैं लेटर में पढ़ता बैक से ये, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है टुडे विजिट। पर अब तो हमें, मेरे को सबसे पहले यहाँ से इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये विजिट लेटर है। अगर मुझे पता लग जाता ये विजिट लेटर है, वैसे यहाँ तक मुझे पता लग गया था, फिर मैंने फ्लो को तोड़ा नहीं। अगर मुझे पता लग जाता विजिट लेटर है तो टुडे विजिट ही डिसाइड करती है सब कुछ, डाटा सिलेक्शन इसके बेस पे होता है। क्योंकि आज हम डॉक्टर को इमरजेंसी, आज हम पेशेंट को इमरजेंसी रजिस्ट्रार के पास भेज रहे हैं, तो क्यों? तो यानी यहाँ पे पर्पस पता लगता है हम क्यों भेज रहे हैं, यहाँ पे पर्पस होता है। तो हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो मेडिकल सेंटर से जा रहा था, उसको एकदम से चेस्ट पेन हुआ ऑन द बैकग्राउंड ऑफ यूटीआई या फिर एजमा, या तो उसका यूटीआई बिगड़ गया, इन्फेक्शन बिगड़ गया, या उसको एजमा हुआ जो आर्जिनिन से रिलीव नहीं हुआ, और उसकी वीजिंग थी। जब हमने एग्जामिनेशन करवाई तो पता लगा डॉक्टर साहब कि उसकी ईसीजी में एलिवेशन है, एसटी एलिवेशन, उसकी लंग्स में वीज है, ऑक्सीजन उसका सैचुरेशन सिर्फ 86% है जो बहुत ही खतरनाक है, और हार्ट में उसके साउंड पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब उसे ईसीजी भी गड़बड़ लग रही है, लंग्स भी गड़बड़ लग रहे हैं। तो जो ये है, तो हमें लग रहा है या तो एएमआई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये मुश्किल लेटर है बहुत, अगेन डॉक्टर्स का है, लेकिन आप सबके सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही वाज, अब यहाँ पे लाइकली का मतलब है सस्पेक्टेड। सो ही सस्पेक्टेड विद, या तो उसको हार्ट की बीमारी है क्योंकि ईसीजी एलिवेटेड है, विच माइट बी ट्रिगर्ड बाय रेस्पिरेटरी इशू, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज के कारण हो सकता है। तो विच माइट बी, यहाँ पे विच लगेगा, विच माइट बी ट्रिगर्ड बाय रेस्पिरेटरी, या तो उसको ऐसा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी के कारण हुआ है, और इट कैन बी एक्यूट एक्सेजर्बेशन ऑफ एजमा, जैसे हमें पहले से लग रहा है एजमा है, सेकेंडरी टू यूआरटीआई, तो ये भी हो सकता है। फर्दर इट कैन बी माइल्ड एपीओ। तो जब तीन चीजें दी हैं तो बिल्कुल आराम से लिखो। अब मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिख के दिखा रहा हूँ और बिल्कुल आसान वे में लिख के दिखाऊंगा ताकि आप सबको समझ आए, क्योंकि दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स। बिल्कुल आराम से देखो, रिगार्डिंग जो भी मिस्टर एक्स है, हु, जब तीन चार चीजें हैं, यानी जब भी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं तो इसका मतलब पक्का नहीं पता क्या है। तो जब पक्का नहीं पता तो एंड नहीं और वर्ड यूज करना चाहिए, यानी हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद आइदर एएमआई, या तो उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, विच माइट बी ट्रिगर्ड बाय, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब शायद, विच माइट बी ट्रिगर्ड बाय रेस्पिरेटरी इश्यूज, और he who has been suspected with either AMI or acute exacerbation of, तो ये सिर्फ और लगाना है कि आइदर और का यूज होता है कि या तो AMI है जो इस कारण से है, या फिर और acute exacerbation of asthma है secondary to URTI, जो सेम दिया वहां पे लिख दो। ऑल्सो लगा के इट कैन बी, ये हो सकता है, इट मे बी माइल्ड एपीओ, ये भी हो सकता है। तो ये सारी बीमारी, तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसके बाद हम कॉपी पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। अब मैं आपको एक साफ पेज पे लेके जाता हूँ ताकि आपको पता लगे। अब लेटर की कहानी हमें समझ आ गई है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दी है पेशेंट को और आपके पास भेज रहे हैं। अब इमरजेंसी, अगर आपने ये लेटर, हमेशा पेपर में सबसे पहले पूरा लेटर पढ़ना है। अब आपको इस लेटर को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने, ये मैंने डाटा सिलेक्शन करके दिखाया आपको, अभी तक कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरे माइंड में जो मैं करूंगा डाटा सिलेक्शन, ये वो दिखाया है। तो जब आप अपने रफ पेपर पे या अपने माइंड पे जब रफली करोगे तो आपको ऐसे सोचना है पेपर में। अब देखते हैं हमारा रफ पे, हमारी शीट पे क्या क्या है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी।
So this letter is being written regarding this letter. अब मैं इसको फेयर कर रहा हूँ, देखना अब कैसे फेयर होगा. This letter is being written regarding Mr. X, who has been suspected with either AMI, which might be due to this, or acute exacerbation of asthma secondary to URTI. या तो ये है या ये. Also it may be mild OPO. माइल्ड APO भी हो सकता है. तो अब इस लाइन को मिलाएंगे. इमरजेंसी ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन एंड द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज. तो उस पेशेंट को आपके पास भेज रहे हैं जिस पेशेंट को शायद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, शायद API. लेकिन अगेन ये ना हर लेटर पे डिपेंड करता है. वैसे ये काफ़ी है अगर OIT के पैटर्न को समझो. लेकिन अभी भी ना ऐसे नहीं लग रहा कि कोई खतरनाक बीमारी है, आप इमरजेंसी में क्यों भेज रहे हो. तो थोड़ा सा बताने के लिए, हु had who had sudden onset of crushing chest pain. अब देखना, अब आपको ये टॉपिक इतना वैलिड लगेगा. ऑन एग्जामिनेशन he has been suspected with. अब आप इसको पढ़ के देखो, अब आपको लगेगा ये लेटर सच में आपने बहुत अच्छा बनाया है. This letter is being written regarding who had sudden onset of crushing chest pain. उसको एकदम से crushing chest pain हुआ है. ऑन एग्जामिनेशन हमें लग रहा है या तो उसको हार्ट अटैक आया है, AMI है, या फिर उसको रेस्पिरेटरी URTI है. तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दी है और आपके पास भेज रहे हैं. अब बिल्कुल डॉक्टर को समझ आएगी बात. फिर आप बताएगो 5 मई को भी हमारे पास आया था, नॉर्मल पेन की बातें करता था और थोड़ा बहुत एजमा भी था, और उस टाइम पे वो सेरेटाइड बफर ले रहा था. उस टाइम पे हमें लगा IHD है या फिर स्ट्रेस रिलेटेड चेस्ट पेन है. तो हमने कहा कि पहले तो तुम एक्सरसाइज टेस्ट करवाओ और अपना सीरम लिपिड और हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बताओ. आफ्टर 1 वीक ही वॉज फाउंड विद, जब हम उससे एक हफ्ते बाद मिले तो ही वॉज फाउंड विद स्लाइट इस्चेमिक हार्ट चेंजेस. तो उसके इस्चेमिक चेंजेस थे एंड माइल्ड बायलेटरल वीज. तो उसके अंदर दोबारा दोनों जगह पे प्रॉब्लम थी. ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट करवाया था वो भी माइल्डली एलिवेटेड आया है. सो ही वॉज असेस्ड विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज. देखो ऐसे सिंपल कहानी चल रही है. तो हमें लगा एंजाइना है या फिर अपर वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. तो हमने कहा ये 3 दवाइयां लो. फिर 26 को he had mild chest pain and also complained of pain. Also he was non compliant with medications. बस इतना सा लिख दो. medications बिल्कुल सिंपल लिखो, वो मुश्किल लाइन मत पकड़ो, अपनी लाइन लिखो कि नॉन कंप्लाइंट विद. ही वाज नॉन कंप्लाइंट. ये लाइन याद करना, नॉन कंप्लाइंट जब भी वर्ड लिखना पड़ता है. कंप्लेंट नहीं है, कंप्लाइंट. मतलब वो नॉन कंप्लाइंट है विद मेडिकेशंस ड्यू टू हिज अल्कोहल डिपेंडेंसी. बस खत्म. ये बात भी खत्म होगी तो आपने वो सारी बातें लिख. सो ही वाज एजुकेटेड टू क्विट अल्कोहल, या जो भी आपने वहां पे लेटर में दिया है कि ये करना है. उसके बाद सिंपल आपके 4 पैराग्राफ तैयार हो गए हैं, डाटा भी तैयार हो गया है. और प्लीज इस रिकॉर्डिंग को अगेन अगर आप 4-5 बार नहीं सुनोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन वैसे बहुत इजी हो गया है. टुडे द पेशेंट हैड सडन चेस्ट पेन. अब वो ऊपर वाली कहानी है. Patient had sudden chest pain while passing through the clinic, while passing through hospital. So he was examined. अब यहाँ पे थोड़े से वर्ड चेंज करने हैं, लिखना ऊपर वाला ये. So he was examined and was suspected with, या so and was suspected with this and this. ये रिपीट होगा थोड़ा सा. For which your expertise is highly required. तो मतलब वो सेम बातें लिख के for which your expertise is highly required. अगर आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिख दी, सो ही वाज सस्पेक्टेड विद दिस, बस फिर आप कहोगे. आपने पहले लिखा था इमरजेंसी ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन, तो यहाँ पे लिख दो ही हैज बीन गिवन. बस वर्ड्स चेंज कर दो. ही हैज बीन ऑलरेडी गिवन इमरजेंसी ट्रीटमेंट. अब फॉर विच नहीं ले सकता, ट्रीटमेंट दे दी है. एंड ही इज बीइंग रेफर्ड, या यहाँ पे लिख सकते हो एंड योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस एंड अर्जेंट ट्रीटमेंट.
लेटर। अब क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेटर है, कॉपी मैंने कर लिया है ताकि मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ पाऊँ। तो आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेटर है, ऑफ कोर्स देयर शुड बी सर्टेन डाउट्स, सो आई एम जस्ट गोना अनम्यूट यू टू आस्क यू अबाउट योर डाउट्स, प्लीज। कोई भी डाउट? प्लीज, एनी डाउट्स? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। Sir, when we are writing the diagnosis, we have a 3 to 4 diagnoses. So we can use additionally means. Mite, again, of course, Shilpa ma'am, you can use additionally, but Mhm. addition means that this is also there, diabetes is also there, and hypertension is also there. Addition means there are two things. But Yes, sir. in this letter, what is happening? We are not sure what he has. We think that it can be AMI. Okay, sir. We are not definitive. We have not definitive. It can be AMI or it can be APO, Yes, acute sir. pulmonary edema, or it may also be viral exacerbation of asthma. Yes, sir. Yes, sir. We So are I'm not. not sure. So these are not. That is why I'm saying or word. That is why Okay. I'm focusing. That is why I'm teaching you that he has been suspected with Yes, yes, sir. either और का word मैं तभी use कर रहा हूँ कि he is suspected with either or this, कि इन दोनों में से कोई एक चीज है, और Okay. or Mhm. it can be APO। तो तीनों में से कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता सर, आप ही बताओगे। सो ही इज बीइंग रेफर्ड, तभी तो ये लाइन बन रही है ना, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं। सो ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। दैट इज Yes. व्हाट इज एग्जैक्टली द क्राइटेरिया। Okay, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। एनी अदर डाउट प्लीज? प्लीज किसी को कोई भी डाउट है, मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू, अब देखो आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर आया, आप कहोगे सर इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था सर, इतना मुश्किल तो कभी नहीं आया। बट मैं आपको बताऊंगा तब भी कि उतना ही आसान लिखना था, उतना ही आसान लिखना था जैसे आपको सिखाया था। पेपर कितना मर्जी मुश्किल आ जाए, ओईटी की लैंग्वेज आंसर कभी मुश्किल नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ही हैज बीन फाउंड विद, he has been suspected with, he has been diagnosed with, he was suspected with। आपको चेंज नहीं करना ओईटी को। थोड़ा सा तंग कर सकते हैं जब आप लिखोगे ये माइल्ड एपी हो सकता है, वहां पे बी मिस हो जाता है, बी लग जाता है, ये छोटी छोटी चीजें हम ग्रामर की बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली देयर कैन बी एनी डाउट, बट प्लीज ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। राइट ओनली दीज दोज थिंग्स विच आर कंप्लीटली इन योर कंट्रोल। जैसे अभी ये छोटी सी बात हुई कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब और वर्ड यूज करो, वहां पे एंड यूज मत करो। एंड का मतलब दोनों चीजें हैं, पर हमें पता ही नहीं दोनों में से क्या है। आप समझ रहे हैं सभी? Yes, sir. Sir. सभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, एनी डाउट टू एनीवन?